नमस्कार, स्वागत है आप सबका बीपी कंपटीशन एकेडमी में। अब हम देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन। चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? मौर्य काल के दौरान शिक्षा का प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा था? क्वेश्चन क्या है? मौर्य काल के दौरान शिक्षा का प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा था? ऑप्शन है ए उज्जैन, बी तक्षशिला, सी नालंदा और डी विक्रमशिला। आपका जवाब होगा ऑप्शन ए उज्जैन। क्या होगा? उज्जैन। उज्जैन मौर्य काल का प्रमुख शिक्षा केंद्र था। क्या था? उज्जैन मौर्य काल का प्रमुख शिक्षा केंद्र हुआ करता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारत में किस वंश ने सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए? क्वेश्चन है, प्राचीन काल में किस वंश ने सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए? ऑप्शन है ए गुप्त वंश, बी कुषाण वंश, सी मौर्य वंश और डी चोल वंश। आपका जवाब होगा ऑप्शन ए गुप्त वंश। किस वंश ने सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के चलाए थे? गुप्त वंश ने। गुप्त वंश के राजाओं ने सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वक्तव्य पर विचार करें। पहला है, सूचक योजना मिश्रित अर्थव्यवस्था की एक विशेषता है। दूसरा है, पूर्व योजना समाजवादी देशों द्वारा उपयोग की जाती है, जहां प्रत्येक योजना के हर पहलू को राज्य द्वारा नियंत्रित किया जाता है। निम्न में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है ए केवल एक, बी है केवल एक दो, सी है केवल दो और डी है कोई भी नहीं। आपका जवाब होगा ऑप्शन ए केवल एक, मतलब सूचना योजना मिश्रित अर्थव्यवस्था की एक विशेषता है। इसकी डिटेल देखते हैं हम। समाजवादी देशों द्वारा व्यापक योजना प्रयोग की जाती है। सूचना योजना लचीली होती है जो निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों के लिए उपयोगी होती है। सूचना योजना जो है वो लचीली होती है जो निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों के लिए उपयोग की जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्र में ऊपरी सदन के कितने सदस्य सांप्रदायिक आधार पर चुने जाते हैं? भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्र में ऊपरी सदन के कितने सदस्य सांप्रदायिक आधार पर चुने जाने थे? ऑप्शन है ए 156, बी 150, सी 104 और डी क्या है? 125। आपका जवाब होगा ऑप्शन बी 150। क्या होगा? 150 सदस्य चुने जाने थे। डिटेल देखते हैं इसकी। ऊपरी सदन को काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहा जाता है। इसमें 260 सदस्य होते थे। 260 सदस्यों में 156 सदस्य प्रांत तक 104 देशी रियासतों का प्रतिनिधित्व करते थे। 156 सदस्यों में से 150 सदस्यों का चुनाव सांप्रदायिक आधार पर किया जाना था। इसमें हिंदू, मुस्लिम और सिखों के लिए सीटें आरक्षित थी। किसके किसके लिए? हिंदू, मुस्लिम और सिखों के लिए सीटें आरक्षित थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदू महासभा का आयोजन सबसे पहले 1914 में पहली बार किस स्थान पर किया गया था? क्वेश्चन है, हिंदू महासभा का आयोजन सबसे पहले 1914 में पहली बार किस स्थान पर किया गया था? ऑप्शन है ए हरिद्वार, बी इलाहाबाद, सी वाराणसी और डी यह है उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका जवाब होगा ऑप्शन ए हरिद्वार। हिंदू महासभा का आयोजन कहाँ किया जाना था? हरिद्वार में। हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में मदन मोहन मालवीय ने की थी। किसने? मदन मोहन मालवीय ने की थी। यह संगठन आर्य समाज व अन्य संगठनों के साथ कार्य करता था। किसके? आर्य समाज व अन्य संगठनों के साथ यह संगठन कार्य करता था।
यह 1925 में गठित किए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा हुआ था। पहला हिंदू महासभा सम्मेलन 1915 में हरिद्वार में हुआ था। पहला हिंदू महासभा सम्मेलन जो था वो 1915 में हरिद्वार में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1931 के कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का ड्राफ्ट किसने तैयार किया? 1931 के कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का ड्राफ्ट किसने तैयार किया? ऑप्शन है ए जवाहरलाल नेहरू, बी आचार्य नरेंद्र देव, सी सुभाष चंद्र बोस और डी है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। आपका जवाब होगा ऑप्शन ए। क्या होगा? ऑप्शन ए। 1931 में कांग्रेस की बैठक कराची में हुई थी। 1931 में जो है वो कांग्रेस की बैठक कहाँ हुई थी? कराची में हुई। इस बैठक की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। इस अधिनियम में मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक प्रोग्राम पर प्रस्ताव पारित किए गए थे। मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक प्रोग्राम पर प्रस्ताव पारित किए गए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने वायसराय की कार्यकारी परिषद से इस्तीफा दिया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने वायसराय की कार्यकारी परिषद से इस्तीफा दिया था? ऑप्शन है ए सीपी रामास्वामी अय्यर, बी है मोहम्मद अली जिन्ना, सी है बीएन शर्मा और डी है शंकरन नायर। आपका जवाब होगा ऑप्शन डी शंकरन नायर। डिटेल देखते हैं। जलियांवाला बाग के विरोध के फलस्वरूप शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दिया था। शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? ऑप्शन है ए अरुणाचल प्रदेश, बी मिजोरम, सी जम्मू कश्मीर और डी क्या है? सिक्किम। आपका जवाब होगा ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 14 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है, जबकि अरुणाचल प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 83,743 वर्ग किलोमीटर है। इसका क्षेत्रफल है 83,743 वर्ग किलोमीटर और जनसंख्या घनत्व है 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिटलर जर्मनी का चांसलर कब नियुक्त हुआ? हिटलर जो है वो जर्मनी का चांसलर कब नियुक्त हुआ? ऑप्शन है ए 1929, बी 1933, सी 1939 और डी 1936। आपका जवाब होगा ऑप्शन ए 1929। हिटलर 30 जनवरी 1933 को जर्मनी का चांसलर नियुक्त हुआ था। कब? 30 जनवरी 1933 को हिटलर जर्मनी का चांसलर नियुक्त हुआ था। इसी साल नाजी पार्टी ने सत्ता संभाली थी। इसी साल नाजी पार्टी जो है उसने सत्ता संभाली थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध का त्वरित कारण क्या था? ऑप्शन है ए साराजेवो में ड्यूक फर्डिनेंड की हत्या, बी है फांसीवाद का उदय, सी है बाल्कन युद्ध, डी है राजनीतिक अराजकता। आपका जवाब होगा ऑप्शन ए साराजेवो में ड्यूक फर्डिनेंड की हत्या। डिटेल देखते हैं। 28 जून 1914 को साराजेवो में ऑस्ट्रेलिया के आर्चड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड की हत्या से प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन। कबूलियत और पट्टा किसने शुरू किया?
कबूलियत और पट्टा किसने शुरू किया? ऑप्शन ए है जहांगीर, बी अकबर, सी हुमायूं और डी शेरशाह। आपका जवाब होगा ऑप्शन डी शेरशाह। कबूलियत और पट्टा किसने शुरू किया? शेरशाह ने। शेरशाह सूरी वंश का एक राजा था जिसने 1940 से 1945 तक राज्य किया। कबूलियत और पट्टा उसने ही प्रारंभ किया था। शेरशाह सूरी ने कब तक राज्य किया? 1940 से 1945 तक, जो सूरी वंश का राजा हुआ करता था। अगला क्वेश्चन, चीन में 1911 के विद्रोह का क्या परिणाम हुआ? ऑप्शन है ए एक गणतंत्र की स्थापना, बी प्रजातंत्र, सी सामंतवाद और डी जनसाधारण की समस्याओं में वृद्धि। आपका जवाब होगा ऑप्शन ए एक गणतंत्र की स्थापना। 1911 के विद्रोह के बाद चीन में किंग राजवंश का अंत हुआ और एक गणतंत्र की स्थापना हुई। 1911 के विद्रोह के बाद चीन में किंग राजवंश का अंत हुआ और एक गणतंत्र की स्थापना हुई, जिसमें डॉक्टर सन यात सेन प्रमुख भूमिका में थे। यह घटना सिन्हाई क्रांति के नाम से प्रसिद्ध हुई। यह घटना किस नाम से प्रसिद्ध हुई? सिन्हाई क्रांति के नाम से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीन चीन में तिएन किसका अर्थ था? ऑप्शन है ए राजा, बी पुरोहित, सी विश्वात्मा और डी क्या है? राज। आपका जवाब होगा ऑप्शन डी राज। प्राचीन चीन में तिएन राज्य का अर्थ था। प्राचीन चीन में तिएन का अर्थ राज्य या स्वर्गीय सत्ता था, जिसका तात्पर्य राज्य से है। मध्ययुगीन यूरोप की मुख्य विशेषता क्या थी? क्वेश्चन है, मध्ययुगीन यूरोप की विशेषता क्या थी? ऑप्शन है ए पुनर्जागरण, बी धर्म सुधार आंदोलन, सी राष्ट्रवाद और डी क्या है? सामंतवाद। आपका जवाब होगा ऑप्शन डी सामंतवाद। मध्ययुगीन यूरोप की विशेषता क्या थी? सामंतवाद थी। डिटेल देखते हैं, मध्ययुगीन यूरोप 5वीं से 15वीं सदी में सामंतवाद मुख्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था थी, जिसमें भूमि स्वामी और अधीनस्थ कृषकों के बीच संबंध स्थापित था। किसके? भूमि स्वामी और अधीनस्थ कृषकों के बीच संबंध स्थापित था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में क्या भारत में सकल घरेलू उत्पाद बचत में निम्नलिखित में क्या भारत में सकल घरेलू बचत में अपना सर्वाधिक योगदान देता है? ऑप्शन है ए घरों के परिवार, बी पब्लिक सेक्टर, सी प्राइवेट सेक्टर कारपोरेट और डी इनमें से कोई नहीं। आपका जवाब होगा ऑप्शन ए घरों के परिवार। भारत में सकल घरेलू बचत का अधिकतर हिस्सा घरों में बचत का होता है। किसका? घरों में बचत का। अगला क्वेश्चन, मार्क की कीमत लोच की गणना के समय किस चीज़ को निश्चित रखा जाता है? मार्क की कीमत लोच की गणना के समय किस चीज़ को निश्चित रखा जाता है? ऑप्शन है ए मूल्य, बी मांग, सी उपभोक्ता की आय और डी ये सभी। आपका जवाब है ऑप्शन सी उपभोक्ता की आय। कीमत के परिणाम स्वरूप वस्तु की मांग में परिवर्तन मांग की कीमत लोच कहलाती है। कीमत के परिणाम स्वरूप वस्तु की मांग में परिवर्तन मांग की कीमत लोच कहलाती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा मिलान सही नहीं है? ऑप्शन है पहला एकाधिकार और प्रतिबंधिता व्यापार व्यवहार 1970, बी है दीर्घावधि राजकोषीय नीति 1985, सी कृषि मूल्य आयोग 1965, डी है सभी सही हैं। आपका जवाब होगा ऑप्शन डी सभी सही हैं।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित निकाय में से कौन सा राष्ट्रीय सहकारी विपणन संघ को क्रेडिट सीमा अधिकृत करता है? निम्नलिखित निकाय में से कौन सा राष्ट्रीय सहकारी विपणन संघ को क्रेडिट सीमा अधिकृत करता है? ऑप्शन है ए रिजर्व बैंक, बी कृषि मंत्रालय, सी नाबार्ड और डी वित्त विभाग। आपका जवाब होगा ऑप्शन सी नाबार्ड। नाबार्ड राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक राष्ट्रीय सहकारी विपणन संघ को क्रेडिट सीमा अधिकृत करता है। इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। नाबार्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1982 में हुई थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा गुरु नानक का जन्म स्थान है? ऑप्शन है ए शकरगढ़, बी सुल्तानपुर, सी ननकाना साहिब और डी क्या है? शाहकोट। आपका जवाब होगा ऑप्शन सी ननकाना साहिब। गुरु नानक का जन्म 1969 में ननकाना साहिब में खत्री परिवार में हुआ था। किस परिवार में? खत्री परिवार में हुआ था। वो सिख धर्म के संस्थापक थे। गुरु नानक साहिब कौन थे? सिख धर्म के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? ऑप्शन है ए रंगनाथ स्वामी मंदिर, बी मीनाक्षी मंदिर, सी अंकोर वाट मंदिर और डी तिरुपति बालाजी मंदिर। आपका जवाब होगा ऑप्शन ए रंगनाथ स्वामी मंदिर। दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर है। दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर है। जबकि भारत का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? रंगनाथ स्वामी मंदिर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का केंद्रीय लेखा अनुभाग कहाँ है? भारतीय रिजर्व बैंक का केंद्रीय लेखा अनुभाग कहाँ है? ऑप्शन ए दिल्ली, बी नागपुर, सी पुणे और डी मुंबई। आपका जवाब होगा ऑप्शन बी नागपुर। भारतीय रिजर्व बैंक का केंद्रीय लेखा अनुभाग कहाँ है? नागपुर में है। अगला क्वेश्चन है, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1970, बी 1972, सी 1976 और डी 1978। आपका जवाब होगा ऑप्शन ए 1970। समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण की स्थापना 1970 में हुई। समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण भारत सरकार की एक कंपनी है। इसकी स्थापना 20 अप्रैल 1972 को हुई। इसका मुख्यालय कहाँ है? कोच्चि में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किसके द्वारा पेश किया गया विधेयक सरकारी विधेयक है? ऑप्शन है ए सत्तारूढ़ दल गठबंधन के सदस्य द्वारा, बी मंत्री द्वारा, सी विपक्ष के सदस्यों द्वारा और डी है 1 और 2। आपका जवाब होगा ऑप्शन बी मंत्री। मंत्रियों द्वारा जारी किए गए विधेयक सरकारी विधेयक कहलाते हैं। किसी सदस्य द्वारा जारी किए गए विधेयक प्राइवेट मेंबर बिल कहलाते हैं, जिन्हें सत्तारूढ़ या विपक्ष का कोई भी संसद का सदस्य पेश कर सकता है। कौन? सत्तारूढ़ या विपक्ष का कोई भी संसद का सदस्य पेश कर सकता है। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है ए जवाहरलाल नेहरू, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी एस.सी. मुखर्जी और डी है मौलाना आज़ाद।
आपका जवाब होगा ऑप्शन बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? ऑप्शन है ए 245, बी 238, सी 250 और डी 249। आपका जवाब होगा ऑप्शन सी, 250। राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है, जिसमें 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अधिकतम संख्या 250, जिसमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम और अधिकतम आयु क्या होनी चाहिए? ऑप्शन है ए 25 वर्ष या 65 वर्ष, बी 35 वर्ष या 65 वर्ष, सी 25 वर्ष या कोई सीमा नहीं, डी 35 वर्ष से कोई सीमा नहीं। आपका जवाब होगा ऑप्शन डी, 35 वर्ष या कोई सीमा नहीं। भारत के राष्ट्रपति की निम्नलिखित योग्यताएं हैं। क्या क्या योग्यता है? वह भारत का नागरिक होना चाहिए, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, वह केंद्र और राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर कार्य न कर रहा हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में अतिरिक्त संवैधानिक निकाय को छांटिए। ऑप्शन है ए वित्त विभाग, बी योजना आयोग, सी यूपीएससी और डी चुनाव आयोग। अतिरिक्त संवैधानिक निकाय को छांटिए। आपका जवाब है ऑप्शन बी, योजना आयोग। चलिए, यहाँ से हमारा क्वेश्चन समाप्त हुआ। बाकी के क्वेश्चन देखेंगे हम अगली वीडियो में। धन्यवाद।